नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरे पाठ सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन का दूसरा भाग। हमने पहले भाग में जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ा और प्राचीन काल में जाति व्यवस्था का किस तरह का रूप था, इस तरह की चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन आज हमें ये भी समझना चाहिए कि अतीत के बारे में जो हमारा ज्ञान है, जो ज्ञान के स्रोत हैं, वो अपर्याप्त है। प्राचीन काल के बारे में हमारे पास जो जानकारी है, उसमें किसी तरह की कमियां हैं और हमारे पास बहुत सारा ज्ञान नहीं है। लेकिन प्राचीन काल की तुलना में हम अपने हाल के बारे में, अभी वर्तमान के बारे में और औपनिवेशिक काल से शुरू करके इस समय के बारे में हमारे पास ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा जानकारी है। और विद्वजन इस बात पर सहमत है कि औपनिवेशिक काल के दौर में खास तौर पर सभी प्रमुख सामाजिक संस्थाओं में प्रमुख परिवर्तन आए और इसी वजह से अ, एक सामाजिक संस्था के रूप में जाति को जब हम एक सामाजिक संस्था के रूप में समझते हैं, उस रूप में जाति के स्वरूप को, जाति के वर्तमान स्वरूप को औपनिवेशिक काल और साथ ही साथ स्वतंत्र भारत में आए तीव्र गति के परिवर्तन ने मजबूती से जाति व्यवस्था में अलग-अलग तरह के परिवर्तन लाए और जाति व्यवस्था को आज का जो रूप है, वर्तमान को जो रूप है, वो रूप दिया। हम ये समझकर अब औपनिवेशिक काल और राष्ट्रवादी आंदोलन के समय में जाति व्यवस्था में किस तरह के बदलाव आए, इस मुद्दे के बारे में पहले पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वर्तमान काल में भारतीय राज्य का जाति व्यवस्था के साथ किस तरह का संबंध है। आइए पहले उपनिवेशवाद और जाति के बारे में पढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रशासकों के आने के बाद प्रारंभ में ये प्रशासक जो थे वो कुशलतापूर्वक शासन करना चाहते थे भारत पर और इसी उद्देश्य से उन लोगों ने क्या किया, जाति व्यवस्था और अलग-अलग तरह के सामाजिक व्यवस्थाएं जो थे और संस्थाएं जो थे भारत में, इन चीजों के बारे में उन्होंने समझने का एक प्रयत्न शुरू किया और इन प्रयत्नों के अंतर्गत देश भर में विभिन्न जातियों तथा जनजातियों के प्रथाओं और उनके समाज के बारे में और उनके तौर तरीकों के बारे में अत्यंत सुव्यवस्थित रीति से, इसका मतलब है सिस्टमैटिक तरीके से गहन सर्वेक्षण किए गए और उनके विषय में रिपोर्ट तैयार की गई। इसका मतलब ये है कि गहन सर्वेक्षण से आप समझ सकते हैं कि सर्वे वगैरह जो होते हैं और जैसे कि सेंसस जो होता है, जनगणना जो है, वो भी एक तरह का गहन सर्वेक्षण ही है। तो इस तरह के गहन सर्वेक्षण को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से करने की कोशिश की और इसमें खास तौर पर उन्होंने जातियों और जनजातियों के प्रथाओं और तौर तरीकों के बारे में समझने की कोशिश की और इसके वजह से खास तौर पर जाति के विषय में सूचना एकत्र करने का सबसे महत्वपूर्ण जो सरकारी प्रयत्न था, वो था जनगणना के माध्यम से। और किस रूप से जनगणना के माध्यम का इस्तेमाल किया गया, ये अब हम जानेंगे। जनगणना के कार्यक्रम को सर्वप्रथम 1860 के दशक में प्रारंभ किया गया था और इसके बाद 1881 से जनगणना ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियमित रूप से हर 10 वर्ष के बाद कराई जाने लगी। भारत में जनगणना का जो प्रोसेस था, नियमित रूप से जनगणना करने का जो प्रयत्न था, ये 1881 के साल से ये शुरू किया गया था और 1901 में हर्बर्ट रिजले, इनका नाम बहुत जरूरी है, हर्बर्ट रिजले के निर्देशन में कराई गई जनगणना विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। ये महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि इस जनगणना के अंतर्गत जाति के सामाजिक अधिक्रम के बारे में, जाति में किस तरह के अलग-अलग
स्थानों के जातियाँ उपजातियाँ थी और उपजातियाँ थी। इस तरह की चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने का प्रयत्न किया गया। और इसका मतलब ये भी था कि किसी क्षेत्र में किस जाति को कितना स्थान दिया जाता था, कौन-सा जाति उच्च श्रेणी का था, कौन से जातियाँ नीची श्रेणी के थे। तो इस तरह की जानकारी जो है प्राप्त हुए और उसके वजह से श्रेणी क्रम में प्रत्येक जाति की स्थिति निर्धारित कर दी गई। जातियाँ ऊँची है, कुछ जातियाँ नीची हैं। अब उनमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है, उनके स्थान में कोई बदलाव नहीं आ सकता है क्योंकि वो अलग-अलग नियमों के द्वारा अब निर्धारित हो गए हैं। और इस प्रकार जातीय गणना और आधिकारिक रूप से जातियों की परिस्थिति का अभिलेख करना, इस तरह की चीज़ों ने जाति संस्था के स्वरूप को पूरा बदल डाला। उसके रूप को, उसके आकार को, उसके स्वरूप में एक बहुत ही बड़ी बदलाव ला दी। जातियों की पहचान पहले समय में प्राचीन काल में अ, बहुत अस्थिर हुआ करती थी और कम कठोर थी। और इस तरह के जनगणना से अब अ, इन नियमों के द्वारा जातियों की पहचान को अभिलिखित किया जाने लगा और जाति का एक नया जीवन प्रारंभ हो गया। जाति व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन आ गया। और औपनिवेशिक शासन द्वारा किए गए अन्य हस्तक्षेपों ने भी इस संस्था पर अपना प्रभाव डाला। तो ये बस जनगणना के माध्यम से होने वाली परिवर्तन नहीं है। जनगणना के अलावा भी हमने कुछ अलग ब्रिटिश के द्वारा किए गए प्रयासों से ये देखा है कि जाति संस्था पर बहुत ही एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। उसमें से हम 2 उदाहरण देखेंगे। उसमें से पहला ये है कि पूरा जस व्यवस्था, इसका मतलब ये है, इसको अंग्रेजी में रेवेन्यू सेटलमेंट्स समझा जाता है और अगर हम हिंदी में समझे तो इसका मतलब ये है कि जो भूस्वामी थे तो उनके पास जो अधिकार थे और जो व्यवस्था थे इस तरह के चीजों को नियंत्रित करने के लिए, तो इनके ऊपर किए गए कानूनों ने अब उच्च जातियों के जाति आधारित अधिकारियों को वैध वैध मान्यता देने का कार्य किया। इसका मतलब ये है कि जो उच्च जातियां थी तो उनको ज्यादा अधिकार दिए गए और जाति आधारित अधिकारों को किसी तरह से मान्यता देने का काम इस तरह के हस्तक्षेपों से किया गया। इसमें से व्यवस्था जो है, जमीन भूमि को नियंत्रित करने के जो नियम है, जो कानून है, तो ये सबसे बड़ा एक उदाहरण है। और दूसरा ये है कि पंजाब की तरह अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चलाए गए सिंचाई की तो इसको हम अंग्रेजी में इरिगेशन बुलाते हैं। के लिए जो सिंचाई की योजनाएं हैं, जो इरिगेशन की योजनाएं हैं, इनको भी प्रारंभ करने के बाद उसके साथ-साथ लोगों को पंजाब के जैसे इन क्षेत्रों में लोगों को वहीं पे बसाने के प्रयत्न किए गए और इन सभी प्रयत्नों ने जाति व्यवस्था पर एक बड़ा प्रभाव डाला। तो तो एक तरफ हमने देखा है कि किस तरह से पूरा जस व्यवस्थाएं और सिंचाई की योजनाएं और जनगणना का प्रयत्न, इस तरह के चीजों ने जाति व्यवस्था पे प्रभाव डाला। दूसरे सिरे पर अगर हम देखें तो औपनिवेशिक काल के अंतिम दौर में एक प्रशासन किया गया दलित वर्ग के कल्याण के लिए। तो जैसे कि हम आजकल भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं और आजकल भी समझते हैं, दलित वर्ग का मतलब है एक नीची जातियों का एक ऐसा भाग जो खुद को दलित वर्ग करके पहचानती है। और प्रशासन के इन प्रयत्नों से 1935 के भारत सरकार अधिनियम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नियम है, एक लॉ है और ये आपको याद कर लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, ब्रिटिश प्रशासन द्वारा पारित किया गया, जिसने राज्य द्वारा विशेष व्यवहार के लिए
निर्धारित जातियों तथा जनजातियों की सूचियों या अनुसूचियों को वैध मान्यता प्रदान करती है। और इस प्रकार अनुसूचित जनजातियाँ और अनुसूचित जातियों शब्द भी अस्तित्व में आए। तो हम अनुसूचित जनजातियों से समझते हैं आजकल जो हम एसटी, एससी, ओबीसी कहते हैं, तो उसमें से एसटी जो है ये अनुसूचित जनजातियाँ हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और अनुसूचित जातियाँ हैं, शेड्यूल्ड कास्ट। इन और ये इन जातियों तथा जनजातियों को राज्य द्वारा विशेष व्यवहार और सपोर्ट देने के लिए ये एक प्रयास शुरू किया गया था। और जातीय अधिक्रम में जो जातियाँ सबसे नीचे थी, जिनके साथ सबसे अधिक भेदभाव बढ़ता जाता था, उन्हें अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल किया गया। तो हम ये सोच सकते हैं, हमारे पास ये प्रश्न हो सकता है कि अनुसूचित जातियाँ क्या हैं? अनुसूचित जनजातियाँ क्या हैं? उस समय में जो अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ थी, क्या वो आज भी अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ हैं? तो इस तरह के प्रश्न हमारे पास हो सकते हैं और हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं? हम ये समझ सकते हैं कि जो जातियाँ सबसे नीची थी, उस समय में ब्रिटिश प्रशासन के समय में भी जिनको सबसे अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था और उन्हें अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल किया गया। तो अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ वो उस तरह की जातियाँ और जनजातियाँ हैं जिनको राज्य द्वारा विशेष व्यवहार दिया गया था और आज भी दिया जाता है। उनको प्राचीन काल से ही इन अनुसूचित जातियाँ और जनजातियों को अ, शिक्षा, नौकरी, रोज़गार इस तरह की चीज़ों को पाने में, इस तरह की चीज़ों का अधिकार उनको नहीं था। और ये प्राप्त करने में भी उन्हें बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसके वजह से इस तरह के नियमों को लाकर ब्रिटिश प्रशासन ने ये कोशिश की कि राज्य द्वारा विशेष व्यवहार के लिए उन्हें निर्धारित किया जाए और उन्हें सपोर्ट किया जाए ताकि उन्हें ज़्यादा शिक्षा और रोज़गार मिले। अब हम देखेंगे राष्ट्रवादी आंदोलन और जाति के बारे में। राष्ट्रवादी आंदोलन के समय में जाति व्यवस्था में और जाति आधारित किस तरह के बदलाव आए थे, इस तरह की चीज़ों के बारे में अब हम देखेंगे। और अगर हम राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में बात करें तो तब व्यापक पैमाने पर जनमत जुटाने का काम जो था ये बहुत ज़रूरी हो गया और इसकी वजह से जातीय भावनाओं और आधारों ने एक अनिवार्य रूप से अपनी भूमिका अदा की थी और खास तौर पर दलित वर्गों और विशेष रूप से अस्पृश्य समझे जाने वाली जो जातियां थी। जब हम अस्पृश्य जातियों के बारे में बात करते हैं तो हम जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि जाति व्यवस्था को समझने का एक धार्मिक और एक कर्मकांडी दृष्टिकोण भी है और इसमें कुछ जातियों को प्रदूषित माना जाता है और कुछ जातियों को पुण्य कर्मों के वजह से उनके माना जाता है कि उनको वो अधिकार प्राप्त है और इनमें से जो हम प्रदूषित जातियां जो लोग मानते थे या अस्पृश्य मानते थे तो ये अस्पृश्य समझे जाने वाली जो जातियां थी इनको संगठित करने का प्रयत्न बहुत जरूरी हो गया और ये प्रयत्न 19वीं शताब्दी में शुरू हो चुका था और जब स्वतंत्रता अपने क्षितिज पर थी, जब हम स्वतंत्रता प्राप्त करने के बहुत ही पास पहुंच चुके थे तब ये सहमति आ गई कि जातीय विभिन्नताओं का उन्मूलन करना, उनको हटा देना, उनको उन्मूलन करना बहुत जरूरी हो गया था और ये सहमति राष्ट्रीय आंदोलन में अब आ गई थी और इसके लिए जातीय अधिक्रम के दोनों ही सिरों से इस दिशा में पहल ली। जब हम दोनों सिरों के बारे में बात करते हैं तब हम ये बताना चाहते हैं कि उच्च जाति और नीची जो समझी जाने वाले जाति। तो अब उच्ची कही जाने वाले जातियों की तरफ में जो प्रगतिशील सुधरक थे ये भी अब जाति व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए आवाज उठाने लगे और उसके साथ साथ नीची समझी जाने वाली जो जातियां थी उनके सदस्य जैसे पश्चिमी भारत में महात्मा ज्योतिबा फूले, बाबा साहेब अम्बेडकर ने खासकर
एक बहुत ही ज़रूरी उनका एक भूमिका थी, खास तौर पर अगर हम भारतीय संविधान के बारे में बात कर ले, और साथ साथ ही दक्षिण भारत में भी अयनकली, श्री नारायण गुरु, योतीदास और पेरियर जैसे इस तरह के नेताएं और सुधरक थे जिन्होंने भेदभावपूर्ण रीतियों के बारे में और जाति व्यवस्था में पाई जाने वाले जो प्रॉब्लम्स थे, जो असमानता थी जाति व्यवस्था में, इस तरह के चीज़ों के बारे में उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, उन्होंने अलग अलग तरह के प्रयत्न किए। और खास तौर पर अगर हम महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर का उदाहरण ले लें, तो दोनों ने ही 1920 के दशक से छुआछूत और अस्पृश्यता के विरुद्ध एक विरोध आंदोलन, तो उसके विरोध उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया था। अन्य जातियों के अधिकार के लिए आवाज उठाने वाले जो लोग थे, हम उनके बारे में थोड़े गौर से देखेंगे, हम कुछ उदाहरण देखेंगे। और इन सभी लोगों ने जाति व्यवस्था के विरुद्ध अपना आवाज उठाया था और अपने जीवन को जाति व्यवस्था के कुरीतियों के विरुद्ध काम करने के लिए, आवाज उठाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया था। पहले हम सावित्री बाई फुले का उदाहरण देखेंगे। सावित्री बाई फुले जो थी, ये बालिकाओं के लिए बने पहले विद्यालय की पहली प्रधान अध्यापिका थी। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए, निम्न जातियों की शिक्षा के लिए काम किया और उन्होंने खास तौर पर शूद्रों की शिक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित किया था। उन्होंने जो स्कूल स्थापित किया था, ये अभी पुणे में है और उनकी इस प्रगतिशील सोच के लिए, उनके प्रगतिशील काम के लिए उन्हें आज भी सम्मान दिया जाता है, उन्हें आज भी याद किया जाता है। उनके अलावा ज्योतिराव फूले ने भी जाति व्यवस्था में पाए जाने वाले अन्याय के बारे में और छुआछूत के नियमों का विरोध किया और उन नियमों की घोर निंदा की। और उन्होंने खास तौर पर निम्न जातियों के लोगों के मानवाधिकार के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने मानवाधिकार के प्राप्ति के लिए बहुत काम किया। अब अगर हम आगे बढ़कर देखें तो श्री नारायण गुरु जो थे, वो केरल में जन्मे थे और उन्होंने एक शांतिपूर्ण सामाजिक क्रांति का नेतृत्व उन्होंने किया और उन्होंने जातित्व के विरुद्ध और जाति व्यवस्था में पाए जाने वाली जो कुरीतियां थी, जो जाति व्यवस्था के कुप्रभाव थे, उनके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाया और उन्होंने एक नारा दिया था, सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। और अगर हम आगे बढ़कर देखें तो पेरियर और अयनकली, ये दोनों ही दक्षिण भारत में निम्न जातियों के नेता थे। और पेरियर ने जाति आंदोलन के नेता के रूप में उन्होंने लोगों को ये महसूस कराने की कोशिश की कि हर व्यक्ति को जन्मसिद्ध अधिकार था कि वे समानता का और स्वतंत्रता का आनंद ले पाए। और दूसरी तरफ अयनकली जो थे, इन्होंने दलितों को सार्वजनिक सड़कों पर चलने की और अपने बच्चों को विद्यालयों में दाखिला दिलाने में इन दोनों चीज़ों के लिए खास तौर पर उन्होंने काम किया। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि इस तरह के जो रीतियाँ थी, जो असमानता थी जाति व्यवस्था की वजह से, जो समाज में एक असमानता आ गई थी, इनके विरुद्ध उन्होंने काम किया। तो अभी अभी हमने देखा है 5 ऐसे लोगों के बारे में, 5 ऐसे लोगों का उदाहरण जिन्होंने औपनिवेशिक काल में और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अपने जीवन को जाति व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए समर्पित किया था। अब अगर हम फिर से देखें राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में, तो आंदोलन में जो मुखरित, जो सबसे प्रमुख दृष्टिकोण थी, वो जो सोच थी, वो सोच ऐसी थी कि जाति को एक सामाजिक कुरीति और भारतीयों के बीच फूट डालने की एक औपनिवेशिक युक्ति माना जाए, इस तरह का सोच था। इस प्रबल दृष्टिकोण के बारे में अगर हम
गौर करें, अगर हम सोचें, तो हम ये समझ सकते हैं कि अ, राष्ट्रवादी आंदोलन के समय में लोगों के लिए सबसे बड़ी जो लोगों का सबसे बड़ा प्रयत्न जो था, ये नहीं था कि जाति व्यवस्था अ, का अंत लाया जाए या उसके विरुद्ध आवाज उठाया जाए, पर ये था कि जाति के कुरीतियों के बारे में इसलिए बात की जाए क्योंकि ये जो कुरीतियां थी, ये भारतीयों के बीच फूट डालने की फूट डाल रही थी, भारतीयों के बीच दरार पैदा कर रही थी। और इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि अ, स्वतंत्रता का जो उद्देश्य था और जो गोल था, तो ये ज्यादा जरूरी था जाति व्यवस्था के असमानता, जाति व्यवस्था से होने वाली भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने से। और इसलिए अगर हम राष्ट्रवादी नेतागण, महात्मा गांधी जिसमें प्रमुख थे, इनका अगर हम सोच ले और इनके अगर हम काम के बारे में देखें, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वे जो थे सबसे नीचे समझे जाने वाली जातियों के उत्थान के लिए और अस्पृश्यता, छुआछूत, इन चीजों के विरुद्ध जातीय प्रतिबंधों का उन्मूलन किया जाए, तो उन्होंने इस पक्ष में भी समर्थन जुटाने के लिए प्रयत्न किया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बस जो निम्न जातियों के लोग थे, जो लोग जाति व्यवस्था के विरुद्ध काम कर रहे थे, विरोध आंदोलन कर रहे थे, बस उनके पक्ष में नहीं थे, लेकिन साथ साथ में ये भूस्वामी उच्च जातियों को भी ये आश्वासन देने में सफल रहे कि उनके हितों, उनके अधिकारों का भी ध्यान रखा जाएगा जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त करती है। और इसकी वजह से हमें देख सकते हैं कि राष्ट्रवादी आंदोलन में बस जाति व्यवस्था ही एक जरूरी भाग नहीं थी। जाति व्यवस्था से ज्यादा जरूरी ये था कि जनमत जुटा पाए, कि सारे लोग एक साथ आ पाए, कि भारतीयों के बीच दरार ना आए, ताकि सभी लोग एक साथ आंदोलन कर पाए और ब्रिटिश का जो प्रशासन था उस पे उसका अंत ला पाए। अब हम आगे बढ़कर वर्तमान काल में और खासतौर पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राज्य, जो इंडियन स्टेट है, इसको अंग्रेजी में हम स्टेट कहते हैं, इंडियन स्टेट। हमारा गवर्नमेंट बनता है तो उसको हम स्टेट बुलाते हैं। तो गवर्नमेंट को लेकर जो जिनके पास भारत पे राज्य करने का अधिकार है, उस एक सिस्टम को हम स्टेट बुलाते हैं। इसलिए अब हम देखेंगे कि भारतीय राज्य का जाति के साथ क्या लेना देना था, कैसे संबंध थे। पहले स्वतंत्र भारतीय राज्य जो था वो जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध था। तो उस जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए काम करना जो था, ये अनिवार्य हो गया था भारतीय राज्य के लिए, भारतीय गवर्नमेंट के लिए। और भारत के संविधान में भी ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि जाति व्यवस्था पर आधारित और जाति के रीतियों पर आधारित जो जिस तरह के भेदभाव थे, उन पे अंत लाया जाए, उनका उन्मूलन किया जाए। तो ये संविधान में हमारा लिखा हुआ है। लेकिन दूसरी ओर जो है, राज्य उन सूत्रों को लाने में असमर्थ एवं अनिच्छुक था। बस असमर्थ ही नहीं, पर उच्छक भी नहीं था। राज्य को ये जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए काम करने के लिए या फिर बड़े बदलाव लाने के लिए राज्य उतना उच्छक नहीं था। और जातीय असमानता के आर्थिक आधार को दुर्बल बनाने के लिए उच्छक नहीं था और असमर्थ भी था। और ये इसलिए था क्योंकि राज्य ने यह माना कि यदि वो जाति प्रथा की ओर आंखें बंद कर ले, तो जाति आधारित जो विशेषाधिकार थे, जिसको हम प्रिविलेज बुलाते हैं अंग्रेजी में, इसका मतलब ये है कि उच्च जातियों को जिस तरह के
अधिकार प्राप्त थे जो निम्न जातियों को प्राप्त नहीं थे, उस तरह के अधिकार राज्य के बस आंख बंद करने से कमजोर पड़ जाएंगे। तो ये जो था ये राज्य का सोच था और राज्य ने ये मान लिया था और इससे उन्होंने सोचा कि इस तरह के विशेषाधिकार भी कमजोर हो जाएंगे और जाति संस्था का भी उन्मूलन हो जाएगा। और अगर हम उदाहरण ले लें तो हम सरकारी पदों पर नियुक्तियों के मामले का हम उदाहरण ले सकते हैं। तो इस मामले में जाति का कोई ध्यान नहीं रखा गया था और इस प्रकार शिक्षित उच्च जातियां जो थी और अल्प शिक्षित अथवा अक्सर निरक्षर निम्न जातियां जो थी, इनको एक समान अधिकार पर प्रतियोगिता करनी पड़ती थी। और ये अगर हम देख ले तो उच्च जातियों को पहले से ही ब्रिटिश के समय से ही, उनके प्रशासन के समय से उनको शिक्षा भी प्राप्त थी, उनको रोजगार भी प्राप्त था, क्योंकि उनके पास उस तरह के अधिकार थे। वे स्कूल जा पाते थे, वे रोजगार के लिए वे अलग अलग ऑफिस में वे और अलग अलग पदों के लिए वे अप्लाई कर पाते थे, वे उस तरह के नौकरियां कर पाते थे। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें जो अल्प शिक्षित थे और जो अक्सर निरक्षर थे, ये निम्न जातियों से आते थे क्योंकि उनके पास वो अधिकार नहीं था और उनके पास बहुत भेदभाव हुआ करता था। लेकिन उसके बावजूद राज्य ने यह समझा कि अगर उनको समान आधार पर प्रतियोगिता करने दी जाए तो वे समान आधार पर नौकरी और समान आधार पर शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। इसके वजह से जो है उच्च जाति और निम्न जातियों के बीच में जो अंतर था, जो उनके बीच में जो असमानता थी, ये और भी बढ़ती गई और उच्च जातियां और भी अच्छा करते गए और निम्न जातियों को रोजगार प्राप्ति में, शिक्षा प्राप्ति में भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और इसमें एकमात्र अपवाद यही था कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ पद आरक्षित होते थे और इन नियमों को हम आज के दिन में रिजर्वेशन, आरक्षण के रूप में समझते हैं, आरक्षण के रूप में देखते हैं। राज्य के विकास संबंधी जो कार्यकलाप थे, हम ये जानते हैं कि विकास के साथ साथ स्वतंत्रता के साथ साथ विकास के लिए निजी उद्योग की समृद्धि हुई थी और आर्थिक परिवर्तन आए और इन परिवर्तनों ने जाति संस्था को प्रभावित किया और आधुनिक उद्योग ने, इसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बुलाते हैं, तो आधुनिक उद्योग ने भी सभी प्रकार के रोजगार प्रदान किए, रोजगार के अवसर प्रदान किए जिनके लिए कोई जातीय नियम नहीं थे। इसलिए कोई किसी भी जाति से इन रोजगार के अवसरों के लिए अप्लाई कर सकता था, इस तरह के रोजगार का फायदा उठा सकता था। दूसरी ओर अगर हम नगरीकरण के बारे में देखें तो नगरीकरण और शहरों में सामूहिक रहन सहन, अब शहरें भी बढ़ने लगी और शहरों में रहने वाले लोगों का जनसंख्या जब बढ़ने लगा तब शहरों में सामूहिक रहन सहन की परिस्थितियों ने सामाजिक अंतःक्रिया के जाति पृथकृत स्वरूपों का अधिक समय तक चलना मुश्किल कर दिया। इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर हम गांव का उदाहरण ले लें तो वहां पे कुछ ऐसे रीतियां थी जिसमें उच्च जातियां नीची जातियों के साथ मिलते जुलते नहीं थे, उनके साथ बात नहीं करते थे, खाद्य के जो नियम थे, विवाह के जो नियम थे, इस तरह की चीजों के बारे में हमने पहले वीडियो में देखा है। और इस तरह के नियमों का चलना शहरों के बनने के साथ साथ, शहरों में रहने के साथ साथ मुश्किल हो गया। लेकिन दूसरी ओर हमें ये भी समझना चाहिए कि जाति व्यवस्था बहुत ही लचीली साबित हुई है। आज भी जाति व्यवस्था इसलिए पाई जाती है, इसलिए है क्योंकि जाति व्यवस्था एक बहुत लचीली संस्था है। इस संस्था को अगर हम अलग अलग तरीकों से प्रभावित भी करें, उद्योग से वो प्रभावित हो, नगरीकरण से वो प्रभावित हो, विकास से प्रभावित हो, फिर भी जाति व्यवस्था बहुत लचीली साबित होती है और
उसका उन्मूलन करना असंभव हो जाता है। और इसमें अगर हम उदाहरण देख लें, हम 3 उदाहरणों के बारे में देखेंगे। एक है औद्योगिक नौकरियों में भर्ती। तो जैसे कि हमने अभी भी देखा है कि नए-नए रोज़गार के साथ-साथ जो विकास के साथ-साथ नए-नए रोज़गार के अवसर थे, उनमें किसी तरह के जातीय नियम नहीं थे। लेकिन मुंबई की कपड़ा मिलों में या फिर कोलकाता की जूट मिलों में, इस तरह के अलग-अलग मिलों में जाति और नातेदारी के आधार पर रोजगार के अवसरों को लोग प्राप्त कर पाते थे। और बिचौलिया जो कारखानों या मिलों के लिए मजदूर भर्ती करता था, वो अपनी जाति या क्षेत्र के उम्मीदवारों में से मजदूर चुनता था। और इसकी वजह से अगर कोई मध्यम वर्ग के जाति से आने वाला बिचौलिया हो, तो वो अपने ही वर्ग के, अपनी ही जाति के लोगों को उस तरह के रोजगार के अवसरों को देना चाहेगा ताकि उनकी भलाई हो। और साथ-साथ अछूतों के प्रति जो भेदभाव था, ये भेदभाव बढ़ता जाता रहा। और आज भी इस तरह की भेदभावपूर्ण रीतियों को हम देख सकते हैं आज के दिन में भी। और ये शहरों में भी इस तरह के पूर्वाग्रह का अभाव नहीं था। लेकिन हालांकि ये गांव की तुलना में कम था। अब हम आगे बढ़कर देखेंगे जाति में परिवर्तन और उसका राजनीति के साथ किस तरह का संबंध था। संभवतः जाति में परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है, ये राजनीति का क्षेत्र रहा है। स्वतंत्र भारत में प्रारंभ से ही लोकतांत्रिक राजनीति जाति आधारित रही है। लोकतांत्रिक राजनीति, इसको हम अंग्रेजी में डेमोक्रेसी बुलाते हैं, भारत को डेमोक्रेसी बुलाया जाता है। तो लोकतांत्रिक राजनीति आजकल के दिनों में जाति आधारित है। कहते हैं कि जाति चुनावी राजनीति का एक केंद्र बिंदु बनी हुई है और आज भी है। इलेक्शंस के टाइम में हम ये देखते हैं कि कौन से पार्टी के साथ किस जाति का सपोर्ट है, कौन से जनजातियों का सपोर्ट है। इस तरह के चीजों के बारे में हमें न्यूज में सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। और ये इसलिए है क्योंकि आज भी जाति लोकतांत्रिक राजनीति में, चुनावी राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर हम 1980 के दशक के बारे में देख लें, तो तब जाति आधारित राजनीतिक दलों का उभरना हम देख पाए थे। हम ये देख सकते हैं कि 1980 के आसपास अलग अलग जाति आधारित राजनीतिक दल बनने लगे। और प्रारंभिक सामान्य चुनाव में ऐसा प्रतीत हुआ था कि जातीय भाईचारे की भूमिका चुनाव जीतने में निर्णायक रही। लेकिन उसके तुरंत बाद ही, कुछ प्रारंभिक सामान्य चुनाव के बाद ही ये स्थिति जो है ये कॉम्प्लिकेटेड हो गई, अत्यंत जटिल हो गई, क्योंकि भिन्न भिन्न दलों ने जातीय आधार पर अपने मत प्राप्त करने की संभावना का हिसाब लगाने में एक दूसरे से होड़ शुरू कर दी। और अगर हम आगे बढ़कर देखें तो जाति के साथ जो है, खासतौर पर स्वतंत्र भारत में जाति सांस्कृतिक और घरेलू क्षेत्रों में सबसे सुदृढ़ सिद्ध हुई। जाति व्यवस्था सबसे ताकतवर है। जाति व्यवस्था के जो नियम है, जो रीतियां हैं, ये सबसे ताकतवर है सांस्कृतिक और घरेलू क्षेत्रों में। जैसा कि हम जानते हैं कि अंतर्विवाह यानी अपनी जाति के भीतर विवाह करने की जो परिपाटी है, जो नियम है, ये आधुनिकीकरण और परिवर्तन और विकास के बावजूद भी चली आई है। इसलिए अधिकांश विवाह जाति की परिसीमाओं के भीतर होते हैं। हालांकि अंतरजातीय विवाह, इसका मतलब है कि दो अलग अलग जातियों के लोगों का विवाह करना, ये पहले की तुलना में अब अधिक हो रही है। और ये भी है कि कुछ जातीय परिसीमाएं और भी लचीली हो गई है, उनमें दरार पड़ गए हैं। लेकिन
अगर हम देखें तो आज भी समान सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के जाति के समूह के बीच के विभाजन को बनाए रखने की बहुत बड़ी कोशिश अभी भी जारी है। इसका मतलब ये है कि आज भी बहुत सारे विवाह जो हैं ये समान स्थिति में पाई जाने वाले जातियों के बीच होती हैं। उच्च और निम्न जातियों के बीच विवाह जो है ये हमें देखने को नहीं मिलती है। इसलिए अगर हम उदाहरण में देख ले तो उच्च जातियों के बीच विवाह इनके बीच अंतर जातीय विवाह तो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन इनके और निम्न जातियों के बीच विवाह ये जो है उच्च जाति और पिछड़ी या अनुसूचित जातियों के बीच जो विवाह है ये आज भी ना के बराबर है। और इसके साथ साथ बस विवाह के क्षेत्र में ही नहीं पर भोजन और खाद्य के जो नियम है, जाति के साथ साथ जो खाद्य के नियमों के बारे में हमने पढ़ा था पहले वीडियो में, तो भोजन को भी मिल बांट कर खाने के नियमों के मामले में भी स्थिति लगभग ऐसी है। वहां पे भी हम देख पाते हैं कि उच्च जातियों के बीच तो लोग भोजन को मिल बांट कर खा लेते हैं, लेकिन उच्च जातियों और नीचे जातियों के बीच हम खाना बांटने का जो एक खाना बांटने का जो नियम है वो आज भी प्राचीन काल के जैसा ही है। और ये शहरों में थोड़ा बहुत बदल सकता है, उसमें थोड़ा बहुत हम आजकल बदलाव देख सकते हैं, पर आज भी हमें ये सुनने को मिलता है कि गांव में भी शहरों में भी भोजन को मिल बांट कर खाने के नियम भी आजकल जो परिवर्तन है वो ना के बराबर है। हमने आज के वीडियो में औपनिवेशिक काल में जाति, राष्ट्रवादी आंदोलन के समय में जाति और वर्तमान काल में जाति के भारत राज्य के साथ किस तरह के संबंध है और विकास के साथ साथ राजनीति के साथ किस तरह के संबंध है, इन मुद्दों के बारे में हमने आज बातचीत की, हमने पढ़ाई की और आगे बढ़कर आने वाले वीडियो में हम जाति के समकालीन रूप में कुछ और दूसरे चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम संस्कृतिकरण और प्रबल जाति इन दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ जाति के अदृश्य होना इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।